और पिछला लेक्चर हमने काफ़ी जो है वो उसको एक ख़ास अंदाज में पढ़ा था। आप लोग जो है वो पिछला लेक्चर जिनका मिस हुआ है वो लाजमी लें। उस लेक्चर में हमने दो तीन चीज़ें बड़ी डिटेल में देखी थी। एक तो हमने ये देखा था कि फॉसिल रिकॉर्ड कैसे हेल्प आउट करता है। दूसरा हमने ये देखा था कि जो फॉसिल रिकॉर्ड है वो किस किस तरह के फॉसिल्स हमें इसमें मिलते हैं, ये सारा कुछ हमने देखा था। और इसमें हमने हर इस डायग्राम में मिलने वाले हर फॉसिल को डिस्कस किया था कि कौन कौन से फॉसिल्स जो हैं वो हमें मिलने के इम्कानात होते हैं और वो फॉसिल हम किस हद तक यूँ कह लें कि उनको हम ऑथेंटिक मानते हैं। अगर हमने प्लांट्स की बात की थी तो हमने ये कहा था कि ख़ास तौर पर वो प्लांट्स जिनके अंदर हार्ड पार्ट्स यानी वेस्कुलर बंडल्स मौजूद हैं, जिनको आप ट्रैक्योफाइट्स कहते हैं, ख़ास तौर पे वो वाले प्लांट्स जो हैं उनके हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉसिल मिलते हैं, उनके हमें काफ़ी ज़्यादा फॉसिल्स मिलते हैं। क्या वजह है कि वो जो जाइलम और फ्लोएम है उसमें जो कंपोनेंट्स हैं अगर वो प्रिजर्व हो जाते हैं देन दोज कंपोनेंट्स आर रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन। आपको एक बात बताता चलूं कि जो प्लांट्स की सेल वॉल्स होती हैं ख़ास तौर पर जिसमें सेलुलोज और लिग्निन होता है, अभी तक के लिए हम इतनी बात कर लेते हैं, अगरचे और कंपाउंड्स भी होते हैं, लेकिन जो सेलुलोज और लिग्निन होता है उसमें जो लिग्निन होता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इट इज़ ऑलमोस्ट that much inert that it cannot be decomposed by bacteria। बैक्टीरिया नहीं तोड़ सकता लेकिन फंगस लिग्निन को ब्रेक डाउन कर सकती है। प्रॉब्लम कहाँ आता है, ऐसे प्लांट्स की फॉसिलाइजेशन कब पॉसिबल होती है, जब डिकम्पोजिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अगेंस्ट कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू हो जाए कि वो ऑर्गेनिज्म उसी रॉक में उसी सॉइल की लेयर में प्रिजर्व हो जाता है प्रेशर के साथ और वहाँ कोई डिकम्पोजिंग एक्टिविटी नहीं हो सकती। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो फंजाई हो, अगर वो डिकम्पोजिशन कर सकते हैं तो फॉसिलाइजेशन सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल होगी अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए जिसमें ये दोनों तरह के डिकम्पोजर्स जो हैं वो एक्ट ना कर सकें। पिछले दिनों मैंने आप लोगों से एक पिक्चर शेयर की थी जिसमें मैंने आपको कहा था ममीफिकेशन। अब ये ममीफिकेशन जो है इसमें बेसिकली खुद से ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वो ममीज़ के ऊपर लगा दिए जाते हैं जो कंपाउंड्स उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नेचुरल हालात में तकरीबन 15,000 साल तक जो है वो एक चीज़ प्रिजर्व रहती है तो उसको फॉसिल माना जाता है। ये काफ़ी बातें हमारी पिछले लेक्चर में भी हुई थी। अच्छा, फिर हमने डेटिंग की बात की थी कि हम डेटिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। ये जो डेटिंग है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि डेटिंग के कितने ज़्यादा तरीके हैं और हम कितना कम जानते हैं। उसके बाद एक चीज़ और जो हम देखते हैं, इसको हम फ़िलहाल ये जो हमारा है इसको हम फ़िलहाल यहाँ पर टेबल को छोड़ते हैं क्योंकि ये टेबल आगे डिस्कस होना है। आफ्टर दिस पेज ये टेबल आगे डिस्कस होना है। लेट्स लीव दिस टेबल एंड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अपेरेंटली जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ न्यू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, बेस्ड ऑन द फॉसिल एविडेंस। यानी अब हमारा ये जो टॉपिक है ये बेसिकली किस चीज हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, हम इस तरफ मूव कर रहे हैं कि फॉसिल एविडेंसेस की बेस के ऊपर जो नए ग्रुप्स हैं वो यूँ कह लीजिए कि नए ग्रुप्स कैसे कैसे हम ये पता लगा सकते हैं या फॉसिल एविडेंस हमें कैसे हेल्प करती है कि हम नए से नए ग्रुप्स का आपस में रिलेशन क्रिएट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बात किया करते हैं कि रेप्टाइल्स जो हैं इनसे इवॉल्व हुए बर्ड्स भी और मैमल्स भी, ठीक है। तो इनके फॉसिल्स हमें अगर मिलते हैं और इनमें कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ मौजूद होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि इनमें ग्रेजुअल चेंज आया है, तो ये चीज़ हमें सिर्फ और सिर्फ किससे पता लग सकती है, फॉसिल से। याद रखिए हमारे पास मॉडर्न ऑर्गेनिज्म को प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से मिलाने के लिए और कोई सबूत नहीं है सिवाय इसके कि हमें फॉसिल एविडेंस मिल जाए। एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप आमतौर पर डीएनए डिकम्पोज हो जाता है, अगरचे काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है डीएनए। मुझे याद था फिगर कितने ईयर्स तक, लेकिन आप इसको छोड़ें।
कितने काफी लंबा अरसा लेता है डीएनए डिकम्पोज होने में, लेकिन हमें अभी तक कोई ऐसा फॉसिल नहीं मिला जिसमें डीएनए जो है वो प्रिजर्व मिला हो। लिहाजा हमारे पास डीएनए का, हाँ, कुछ ऐसे फॉसिल, अभी मुझे याद आया, कुछ ऐसे फॉसिल रिसेंटली मिले हैं, लेकिन वो सिर्फ किन ऑर्गेनिजम्स के मिले हैं? वो सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स के मिले हैं जो आइस एज के टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे थे, यानी साइबेरिया की बर्फों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स हमें जो है ऐसे मिले हैं जिनमें हमें डीएनए तक प्रिजर्व मिला है। प्रॉब्लम यह है कि हम उनकी क्लोनिंग नहीं कर सकते। क्लोनिंग के पीछे बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसमें ख़ास तौर पे टीलोमियर्स की लेंथ शामिल होती है, फिर प्रॉपर एंजाइम्स शामिल होते हैं जो कि पुराने प्रोमोटर्स को पहचान सकें, एनहेंसर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से उनकी क्लोनिंग तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन रिसेंटली साइंटिस्ट ने क्या किया है, जैसे एक मैमथ मिला, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि आप आइस एज लाजमी देखिएगा। कुछ चीज़ें आपको आइस एज एनिमेटेड मूवी से बड़ी क्लियर होंगी, ठीक है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि आइस एज जो एनिमेटेड मूवी है उसमें आपको वो दिखाया गया, मैमथ दिखाया गया, एलिफेंट से बड़ा, और इवन उसके टस्क्स जो थे वो भी एलिफेंट से बड़े थे। रिसेंटली साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने एलिफेंट का डीएनए और मैमथ्स का डीएनए दोनों को काइमेरिक बनाकर उन उसका जो है वो कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, जिसकी कामयाबी की रिपोर्ट्स इतनी मंजर आम पर नहीं आई। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म बर्फ के नीचे से तो ज़रूर मिल गए हैं जिनका डीएनए प्रिजर्व्ड है, ठीक है। तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, और जो है वो अगर कभी कामयाब हो जाता है तो वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ना एलिफेंट होगा और ना ही मैमथ होगा, ठीक है। यहाँ मैंने एक टर्म बोली है काइमेरिक। काइमेरिक जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की एक बड़ी ही बेसिक टर्म है, बहुत ही बेसिक। काइमेरिक जो है वो असल में एक ग्रीक वर्ड है, जो उनका ग्रीक गॉड था काइमेरा, टू फेस्ड, टू फेस्ड काइमेरा। तो उससे काइमेरिक डीएनए है, यानी दो सोर्सेज से अगर आप डीएनए को आपस में जो है वो रिकम्बाइन करते हैं तो ऐसे डीएनए को काइमेरिक कहते हैं। तो काइमेरिक डीएनए जो है वो प्रोड्यूस किया गया, करने की कोशिश की गई थी, और उससे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की कोशिश की थी। खैर, हम थोड़ा सा दूर निकल आए। मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका डीएनए में मिलता है। ना हमें प्रोटीन्स मिलती हैं, फौरी तौर पर डिकम्पोज हो जाती हैं, चाहे वो बालों की कोलेजिन प्रोटीन ही क्यों ना हो। कोलेजिन उन प्रोटीन्स में आती है जो सबसे लेट डिकम्पोज होने वाली प्रोटीन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे बोन्स के ऊपर, हमारे टीथ के ऊपर ये कोलेजिन प्रोटीन होती है। याद रखिए, जितनी भी प्रोटीन्स होंगी, खास तौर पर सेकेंडरी कन्फॉर्मेशन की। अब सेकेंडरी कन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है, वो जो हम चार स्ट्रक्चर्स पढ़ा करते हैं प्रोटीन के, अगर आपको याद हो अपने एजुकेशन टाइम का, तो हम चार तरह के स्ट्रक्चर पढ़ा करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो ऐसी प्रोटीन्स होती हैं विच आर लेस वल्नरेबल टू डिकम्पोजिशन एज कंपेयर टू टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। क्या वजह है कि सेकेंडरी कंपोजिशन की जो प्रोटीन्स होती हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं, जिसकी वजह से उनकी डिकम्पोजिशन में बहुत देर लगती है। बात की तरफ आते हैं, कोलेजिन वो प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा लेट डिके होती है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ऐसे फॉसिल्स मौजूद हैं जिनकी कोलेजिन भी नहीं रही। अब हमें अगर सिर्फ उनका अगर कार्बन वगैरह मिलता है तो वो हमें मिल जाता है, यूं कह लीजिए कि ऐसी जगहों पर जहां पे आप कह लें कि जैसे बोन्स के अंदर अगर कोई कार्बन रह गया है तो हम उसकी डेटिंग कर लेते हैं, वरना उसके इर्द गिर्द रॉक की, जैसे मैंने उस दिन बताया था, और कई टाइप्स हैं उनकी, हम डेटिंग कर लेते हैं। तो कहने से मुराद ये है कि हमारे पास इस वक्त जो एंशियंट ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशन बनाने का वाहिद सोर्स है वो फॉसिल्स हैं, ना कि कोई और सोर्स है। क्योंकि हमारे ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिकम्पोज हो चुके हैं, हो चुके होते हैं, और हमें अल्टीमेटली फॉसिल्स पर इक्तफ़ा करना पड़ता है। तो फॉसिल्स पर इक्तफ़ा करने से मेरी मुराद असल में ये है कि जब आप यहाँ पर डिस्कस करते हैं तो आपको पता ये लगता है कि जो मैमल्स हैं उनकी लिनिएज, ये आपको एक्चुअली ये यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको ओरिजिन ऑफ मैमल्स बताया जा रहा है। क्या हुआ बेटा?
जी बेटा, किसी और को इशू आ रहा है वॉइस का? जी सर, वॉइस स्लो होती है इधर। थोड़ी कम है, मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैं तो सिर्फ आप लोगों की खातिर जो है वो कर रहा था कि असल में माइक मेरे ना बहुत करीब होता है, तो इस वजह से ना आप लोग यूँ करें, आप लोग अपने अपने स्पीकर थोड़े से ना कोशिश करें एनहांस कर लें, या मैं थोड़ा ऊंचा बोल लेता हूँ क्योंकि ना मैं एहतियात करता हूँ। ये माइक इस वक्त मेरे यहाँ पर है, ठीक है। मुझे ये होता है कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ आप, तो मैं थोड़ा सा ऊंचा बोल लेता हूँ, मैं आहिस्ता बोलता हूँ जानबूझ के। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये आप लोगों को ये जो इस वक्त डायग्राम अवेलेबल है, इस पे आप लोगों के सामने जो ये तमाम जो स्केलेटन जो स्कल का फॉसिल मौजूद है, ये सारा स्कल का फॉसिल आपको क्या बता रहा है? ये स्कल का फॉसिल आपको ये बता रहा है कि हाउ द मैमल्स ओरिजिनेटेड, ठीक है। मैमल्स के ओरिजिनेशन में सबसे पहले जिन ऑर्गेनिजम्स का नाम बताया गया है वो है साइनेप्सिड्स। अब ये साइनेप्सिड कौन है, गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं अब यहाँ पर बात लाऊंगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा मज़ीद बैकग्राउंड से मैं बात लेकर आऊँगा। मज़ीद बैकग्राउंड से मेरे बात लाने से मुराद क्या है? मज़ीद बैकग्राउंड से बात लाने से मुराद ये है कि मैं और पीछे जाऊंगा। यहाँ पर आपको मैमल्स का ओरिजिन क्यों बताया गया है, सिर्फ इसलिए कि आप ये देख सकें कि जो फॉसिल है उसमें हम दो फॉसिल को रिलेट किस तरह करते हैं। बेसिकली ये है वजह कि यहाँ पर मैमल्स का ओरिजिन बताने की ये रीज़न नहीं है कि हम मैमल्स की डाइवर्सिटी शुरू कर रहे हैं, या मैमल्स का जो है वो हम कोई ऐसा जो है वो डिटेल पढ़ने लगे हैं। हम बेसिकली यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो मैमल्स हैं वो उनको हमने फॉसिल्स के ज़रिए कैसे स्टडी किया है कि मैमल्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, क्योंकि हमारे पास किसी किस्म का मॉलिक्यूलर एविडेंस कोई नहीं है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर एविडेंस एवोल्यूशन में आमतौर पर एंशियंट ऑर्गेनिज्म में यूज़ भी नहीं हो सकता। जैसे आमतौर पर क्या कहते हैं कि सेल्स में जो चेंजेस आए हैं, फॉर एग्जांपल मैं आमतौर पर कहा करता हूं कि जो लाइसोसोमल एक्टिविटीज़ हैं या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर के चेंजेस हैं, वो तमाम चेंजेस जो हैं वो कैसे आ गए, उनकी कोई एविडेंस नहीं है। मैंने बड़े बड़े एवोल्यूशनिस्ट से ये सवाल किया है, तो वो सीधा सीधा जवाब देते हैं कि हमारे पास सेलुलर और मॉलिक्यूलर एविडेंस कोई नहीं है। तो हमारे पास जो एंशियंट एविडेंसेस रह जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फॉसिल की एविडेंस रह जाती हैं। इसलिए हम एज एन एग्जांपल मैमल्स को डिस्कस करने लगे। बेटा, मैमल्स से पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैमल्स के जो एंसेस्टर्स हैं वो बेसिकली रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। अब ये टेट्रापोड्स में शुमार होते हैं। ये जो रेप्टाइल्स हैं, इन ऑर्गेनिजम्स की जो स्कल थी वो मैमल्स से मिलती जुलती ज़रूर थी, लेकिन आप यूँ कह सकते हैं कि देयर वर सम मैनी वेरी अपेरेंट बेसिक डिफरेंसेस मौजूद थे। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों की जो बुक है मिलर हार्ले उससे बात कर रहा हूँ। देयर वर सम मैनी बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द स्कल्स ऑफ मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। लेकिन उसके साथ साथ अब अगर डिफरेंसेस हैं तो हम ये क्यों कहते हैं कि रेप्टाइल्स जो हैं वो मैमल्स के एंसेस्टर्स हैं? बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैमल्स की स्कल्स जो हैं वो रेप्टाइल्स से डिफरेंट हैं, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि मैमल्स के एंसेस्टर्स जो हैं वो रेप्टाइल्स हैं? उसकी वजह ये है कि चाहे कुछ डिफरेंसेस मौजूद हों, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो दोनों का सेम है, ठीक है। और मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आपको जो है वो मिलर हार्ले में ओपन करना भूल गया, वो ओपन करके तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि जो रेप्टाइल्स हैं उनकी स्कल में वो क्या चीज़ है जो कि मैमल्स की स्कल्स में और उनके स्कल्स में कॉमन है। फिलहाल आप गौर कीजिए, जो मैमल्स के एंसेस्टर्स हैं उनको स्कल्स के हिसाब से क्या कहा जाता है? साइनेप्सिड कहा जाता है, ठीक है। अब ये मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ कि साइनेप्सिड जो है असल में वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें, ये देखिए ये आई ऑर्बिट है, यहां पर क्या मौजूद है? स्कल का ये वो हिस्सा है जहां पर आइज होनी चाहिए, ठीक। आइज ऑर्बिट के पीछे अगर एक पोर होगा, वो आगे जाके बेशक छोटा होता जाए या बड़ा होता जाए, लेकिन अगर आई ऑर्बिट के पीछे एक पोर होगा तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप साइनेप्सिड कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। जबकि रेप्टाइल्स को आप क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स को आप कहते हैं डायप्सिड। डायप्सिड डायप्सिड का मतलब है
कि आई ऑर्बिट के पीछे दो जो है वो इस तरह से ओपनिंग्स होती हैं, और इन ओपनिंग्स का बड़ा फायदा है रेप्टाइल्स को। आज तक के रेप्टाइल्स में ये जो ओपनिंग्स हैं दो हैं, ठीक है। और इनके भी अगर एंसेस्टर्स की बात की जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर बात करता हूँ कि मैमल्स के एंसेस्टर्स में आपने अभी कहा कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनको आपने कहा है कि जिनकी स्कल के पीछे दो पोर्स हैं, तो उनको आपने क्या कह दिया, डायएप्सिड। लेकिन जो डायएप्सिड हैं इनके एंसेस्टर्स जो हैं उनके अंदर स्कल के पीछे कोई पोर नहीं है, उनको आप क्या कहते हैं, एनेप्सिड। तो कहने से मुराद ये है कि ये यहाँ पर बात को कॉम्प्लिकेट करना मकसद नहीं है, यहाँ पर बात को करने का मकसद ये है कि अगर जो ये जो स्कल के ऑर्बिट्स हैं, आई ऑर्बिट के पीछे के जो ऑर्बिट्स हैं, ये अगर सेम पोजीशन पर हैं तो इसका मतलब ये है कि शुरू में ये ऑर्बिट्स बिल्कुल नहीं थे, फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ये ऑर्बिट्स दो हो गए, फिर कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें ये ऑर्बिट सिंगल हो गए और उन सिंगल ऑर्बिट्स के साथ साथ स्कल में चेंजेस आए। तो यहाँ पर जो बात करने का मकसद है वो ये है कि ये जो यहाँ पर 4 स्कल्स मौजूद हैं, ये आपस में 5 स्कल्स हैं, ये आपस में इतनी ज़्यादा सिमिलर हैं और इनमें इतना ज़्यादा कनेक्शन है कि अगर हम इनके दरमियान के सारे कनेक्शन तलाश कर लेते हैं तो हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी इनका कॉमन एंसेस्टर या इनके अंदर जो चेंजेस हैं उनको डिफाइन करने में। यानी इनके दरमियान में अगर हमें तमाम मिसिंग लिंक्स मिल जाते हैं, बेसिकली बात तो एवोल्यूशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि हमें बहुत सी वजह से मिसिंग लिंक्स नहीं मिलते। अगर हम हमें मिल जाते हैं तो ये फॉसिल एविडेंस हमें ये बता सकती है कि इन तमाम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में क्या क्या चेंजेस आए हैं। यही चीज़ आप प्लांट्स में देख सकते हैं। प्लांट्स में अगर आप थोड़ा सा बेसिक क्लासेस की तरफ जाएं ना, मैं आपको जो है वो बहुत एडवांस क्लासेस की तरफ नहीं भी लेकर जाता, तो अगर आप बहुत बेसिक क्लासेस की तरफ जाएं तो आपको पता ये लगता है कि प्लांट्स का बेसिकली स्टार्ट हो रहा है ग्रीन एल्गी से, और ग्रीन एल्गी आर सपोज टू बी द डिसेंडेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, ग्रीन एल्गी यूकैरियोटिक सेल है। अब वो जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर आगे चेंज आता है तो वो अपने से आगे आने वाले ऑर्गेनिजम्स यानी ब्रायोफाइट्स को एज ए डिसेंडेंट बनाता है। अब ब्रायोफाइट्स में हार्ड पार्ट्स नहीं है, ठीक है। फिर होते 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 उन ब्रायोफाइट्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, जिनमें से एक चेंज का मैं नाम लूंगा कि उनमें जाइलम फ्लोएम बन जाते हैं, ठीक है। तो वो फॉसिल आपको मिल जाता। अब ये तमाम जो दरमियान के कनेक्शंस हैं जिनमें आपको उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का कनेक्शन बनाते हैं, आप उनका ये देखते हैं कि उनमें सीड कब बना, आप ये देखते हैं कि उनमें लीफ कब बना, ये तमाम। अब लीफ की फॉर्मेशन बड़ा दिलचस्प टॉपिक है बॉटनी में, ठीक है। अब जो लीफ की एवोल्यूशन है उसमें अगर आप देखते हैं तो वो भी आपको दर्जा बदर्जा एक तरह से जो फॉसिल की एविडेंस है ना उसमें आपको ग्रेजुअल वो मिलता है, एक ग्रेजुअल पैटर्न मिलता है लीफ की फॉर्मेशन में। फिर सीड की फॉर्मेशन के लिए थेरीज मौजूद हैं, जिसमें से एक थेरी होती है टीलोम थेरी। वो आपको ग्रेजुअल पैटर्न मिलता है जिसमें आपको ये पता लगता है कि कैसे कैसे प्लांट्स जो हैं वो लेस कॉम्प्लिकेटेड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुए हैं। टिश्यूज़ की फॉर्मेशन है, वो स्टोमेटा की फॉर्मेशन है, फिर ये तमाम चीज़ें ये आपको बहुत क्लोज आकर ऐसा हो सकता है कि आपको मॉलिक्यूलर एविडेंस मिल सके। उससे पहले पहले आपको फॉसिल एविडेंस ही मिलेगी तो ही आप इनको मैच कर सकेंगे, वरना इनको मैच करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये है अहमियत फॉसिल एविडेंस की। बेसिकली यहाँ पर सारी बात यही हो रही है कि जो फॉसिल एविडेंस है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉसिल एविडेंस आप प्रोकैरियोट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। यूकैरियोट्स में फंजाई के एंसेस्टर्स हैं, फिर उसके साथ साथ जो है वो प्रोटिस्टा को तो खैर आप छोड़ दिए, क्योंकि प्रोटिस्टा के हवाले से तो मैंने आपको बताया था कि वो तो बेचारा एक ऐसा ग्रुप है कि जिसका तो कोई वाली वारिस नहीं है, वो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है, और उसको तो वैसे ही किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसको तो वैसे ही डिसॉल्व कर दिया गया है। ये मैंने आपको कुछ अर्सा पहले ये बात गालबन बताई थी। तो ये जो तमाम है इसमें आपको एंसेस्ट्रल बेस्ड अगर पता लगाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ तब पता लगता है जब आपके पास हार्ड पार्ट्स के फॉसिल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर अब आप देखिए कि जो साइनेप्सिड्स हैं
इनमें अर्ली साइनेप्स, ये साइनेप्सिड्स के बाद आप जरा गौर करें कि जो साइनेप्सिड्स हैं वो, जी बेटा इसका मैसेज है, सदफ को क्या हो गया? नो 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 नो, ब्रायोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते। आप माइक ऑन करके सवाल कर लें बेटा। हेलो सर, आवाज आ रही? जी बेटा आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी सर, आपने अभी बोला कि जाइलम फ्लोएम ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो यही मैंने पूछना था कि वहाँ तो प्रेजेंट नहीं होते वेस्कुलर डिफ्यूजन के जाइलम फ्लोएम, तो यही मैंने कंफर्म करना था कि नहीं 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 नहीं, मैंने असल में उसमें ये कहा था कि ब्रायोफाइट्स में आगे जैसे जैसे ग्रेजुअली वो आगे बढ़ते हैं, जैसे आप ट्रैक्योफाइट्स के स्टार्ट के ग्रुप्स की बात करते हैं ना, तो ट्रैक्योफाइट्स में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, ट्रैक्योफाइट्स असल में उन प्लांट्स को कहते हैं जो प्लांट्स सबके लिए जो है वो बात को कनेक्ट करके चलते हैं। ट्रैक्योफाइट्स उन प्लांट्स को कहते हैं कि जिनके अंदर स्पेसिफिकली क्या मौजूद होता है, जिनके अंदर स्पेसिफिकली जाइलम और फ्लोएम मौजूद होता है, ठीक है। तो ट्रैक्योफाइट्स जो हैं वो जब स्टार्ट होते हैं ना, ट्रैक्योफाइट्स का ग्रुप जब बिल्कुल स्टार्ट होता है, तो हमें ये पता लगता है कि जो ट्रैक्योफाइट्स का ग्रुप है उसमें कुछ आदतें ब्रायोफाइट्स वाली हैं, लेकिन कुछ जो है वो होता है अपना, कुछ आदतें अब जो है उनमें चेंज हो रही हैं ट्रैक्योफाइट्स में। जैसे कुछ ट्रैक्योफाइट्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल ब्रायोफाइट्स की तरह अपना जो स्पर्म है वो एग तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो अब यही आदत ब्रायोफाइट्स में भी है। ब्रायोफाइट्स को भी अपना स्पर्म एग तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर की ज़रूरत है। कुछ ट्रैक्योफाइट्स भी ऐसे हैं जिनको अपना स्पर्म ट्रांसपोर्ट करने के लिए एग की ज़रूरत होती है, लेकिन वो ब्रायोफाइट से सेपरेट किस बेस पर हो जाते हैं, वो जाइलम फ्लोएम की बेस पर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये चेंज ग्रेजुअल आया है, ये चेंज आहिस्ता आहिस्ता आया है, और यहाँ पर आके फिर हमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग और जेनेटिक बेसिस तलाश करनी पड़ती हैं। इसकी बेस पर हम ये कहते हैं कि कौन सा ग्रुप क्लोज है और किस ग्रुप में पहले जो है वो जाइलम फ्लोएम बने और किन ग्रुप्स में बाद में बने। तो ये है जो मैं डिटेल बेसिकली बताना चाह रहा था। वापस आते हैं फॉसिल्स की तरफ कि साइनेप्सिड्स जो हैं इनके अंदर दो तीन बातें जो हैं वो बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल सेम टाइप ऑफ टीथ। अब मैमल्स का जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो आपको पता है कि कैरेक्टर है, और वो क्या है कि मैमल्स आम तौर पर उस जिन चंद कैरेक्टर्स की बेस पे आप मैमल्स को बाकियों से सेपरेट करते हैं, उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मैमल्स का जो टीथ सेट होता है उसमें वैरायटी ऑफ टीथ्स होते हैं, एक ही तरह के टीथ नहीं होते पूरी की पूरी स्कल में। यहाँ पर आप देखिए ये जो साइनेप्सिड्स हैं जो एक्चुअली एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स हैं मैमल्स के, उनके अंदर आपको बहुत सेम टीथ जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। बट आप आगे आते हैं इसी तरीके से। हाँ, एक और बात कि ये जो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा है ये हिंज, अच्छा हिंज क्या होता है आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता होगा, मैं वैसे आपको बता देता हूँ। जो दरवाजे का कब्जा होता है, जहाँ से दरवाज़ा जुड़ा हुआ होता है, या कोई अलमारी का दरवाज़ा है वो जुड़ा हुआ होता है, और आप उसको जब खींचते हैं तो जिस कब्जे के ऊपर वो मूव करता है उस कब्जे को आप हिंज कहते हैं, ठीक है। वो जो हिंज है वो साइनेप्सिड्स में, और ये देखिए अगली स्कल देखिए थेरेप्सिड की स्कल देखिए, इसमें हिंज जो है वो इस टेम्पोरल फेनेस्ट्रा के बहुत करीब है, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिए इनके दरमियान में अच्छा खासा डिस्टेंस है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा है ये क्या चीज़ है। सबसे पहले तो इसका मतलब पता कर लेते हैं। बेटा जो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा है इसका मतलब होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल एक रीजन है हमारी स्कल का, ठीक है। टेम्पोरल हमारी स्कल का रीजन है जो कि एन कान के ऊपर मौजूद होता है, ये रीजन, ठीक है। हमारी स्कल का रीजन है। हमारे इवन ब्रेन के एक पार्ट को भी आप क्या कहते हैं? टेम्पोरल रीजन, टेम्पोरल पार्ट। हमारे स्कल में बोन्स होती हैं इस साइड पर, उनको भी हम क्या कहते हैं? टेम्पोरल पार्ट कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो टेम्पोरल, ये जो पोर है,
ये जो छोटा सा होल है इसको टेम्पोरल इसलिए कहा गया कि ये उस पोजीशन पर है। और फेनेस्ट्रा, ये मेरा ख्याल ये है कि आप लोगों में से किसी को पता होना चाहिए कि फेनेस्ट्रा क्या है। जी कोई आइडिया है? बेटा फेनेस्ट्रा जो है ना, ये हम कहते हैं फेनेस। जी जी बोलिए बोलिए, किसका माइक ऑन हुआ? शायद सर जहाँ पे बोन्स ज्वाइन कर रही होती है। नो 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 नो, फेनेस्ट्रा कहते हैं पोर्स को। फेनेस्ट्रा हम पोर्स को कहते हैं, याद रखिए। इस पोर को आप फेनेस्ट्रा कह रहे हैं। मैं अब आपको इसकी एक और मिसाल देता हूं जिससे आपने जो अभी बात बताई है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। हमारी जो कैपिलरीज होती हैं जहां से ब्लड लीक होता है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि हमारी कैपिलरीज में से ब्लड का जो वाटर होता है वो लीक होकर टिश्यूज में आता है। ठीक है, जो ब्लड का वाटर लीक होकर टिश्यू में आता है, कैपिलरी के उन पोर्स को आप फेनेस्ट्रेशंस कहते हैं। तो वो जो फेनेस्ट्रा और फेनेस्ट्रेशंस हैं, दीज एक्चुअली रेफर टू पोर्स। तो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा जो है वो असल में इस रीजन को, टेम्पोरल रीजन की वजह से, फेनेस्ट्रा पोर्स की वजह से। ठीक है, फिर इसी तरह देखिए, अब इन दोनों स्कल्स में आपने डिफरेंस देखना है। इन दोनों स्कल्स में 3 डिफरेंसेस हैं। नंबर 1, इसका आप देखिए टीथ जो है वो एक डिफरेंट आ गया, पूरे एक सेट से डिफरेंट टीथ टूथ यहां पर आ गया। नंबर 2, ये जो आई ऑर्बिट है ये थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो स्कल बोन चेंज होने की वजह से ये जो आई ऑर्बिट है थोड़ा सा पीछे आ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा है इसका डायमीटर थोड़ा सा एनहेंस हुआ है। लेकिन एनहेंस होने का मतलब ये नहीं है कि अब ये बड़ा होता जाएगा, नहीं, ये अब थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, लेकिन हमें ये पता लगता है कि ये अगला चेंज है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, वो कहता है लार्ज डेंट्री बोन्स, लॉन्ग फेसेस, द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइज्ड टीथ, लार्ज कैनाइंस। ठीक है, तो इनको आप क्या कहते हैं? इनको आप काइनोडोंट्स कहते हैं। अब ये देखिए कि आगे जाकर यही स्टाइल जो है वो काइनोडोंट में बनता है। काइनोडोंट्स आमतौर पर एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स कहलाते हैं। एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स, अगरचे अगरचे ये जो है वो रेप्टाइल्स के डिसेंडेंट्स हैं, लेकिन आप इसको एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स कहते हैं, काइनोडोंट्स को। ठीक है, अभी जो काइनोडोंट्स हैं इनके अंदर आप देखिए तो जो स्कल का स्टाइल है, स्कल का जो अपर बोन है वो भी टोटल चेंज्ड है। फिर इसी तरीके से, अच्छा, इनमें अब मोलर्स आना शुरू हो गए। अगरचे इन्होंने वाजे तौर पर यहाँ टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर वाजे नहीं है, लेकिन आप लोगों में से किसी न किसी को तो ये अंदाजा होगा कि मोलर्स बाकियों से किस तरह डिफर करते हैं। जी बेटा, जो मोलर होते हैं जिनको हम दाढ़ें भी कहते हैं। नो आइडिया? सर सवाल रिपीट करें। मोलर्स और बाकी टीथ में क्या फर्क होता है? सर आई थिंक मोलर्स जो है वो ग्राइंडिंग ये मोस्टली आपने काव इस वगैरह में तरह से का, बस होते हैं। आपने अक्सर इश्तिहारों में इस तरह का टीथ देखा होगा, यहाँ पर 2 आंखें बनी हुई होती हैं और यहाँ पर जो है वो 2 इस तरह से उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे ग्राइंडर्स से बने हुए होते हैं। याद रखिए कि इनको आप कहते हैं कस्प्स। ये होते हैं कस्प्स। ये जो मोलर्स होते हैं इनका स्टाइल कैनाइन से टोटली डिफरेंट होता है। कैनाइन जो टीथ है इट इज जस्ट लाइक अ स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड की तरह है। और जो थेरेप्सिड्स हैं इनमें कैनाइंस बने थे, लेकिन जो अर्ली काइनोडोंट्स हैं उसमें आपको यहाँ पर वाज़े तौर पर पता लगता है कि टीथ विद सेवरल कस्प्स फर्स्ट अपीयर्ड। अगरचे अपीयर यहाँ पे डायग्राम में तो नहीं बने हुए, लेकिन यहाँ पर आपको नजर आते हैं। फिर एक और चीज़ देखिए कि टेम्पोरल फेनेस्ट्रा जो है उसका स्टाइल चेंज हो गया। पहले टेम्पोरल फेनेस्ट्रा यहाँ पर पूरा पोर था, अब इसके अंदर एक हड्डी आ गई है। यानी आप यूं कह लीजिए कि अगर तो आप टेम्पोरल फेनेस्ट्रा को इस व्यू से देखते हैं ना, जो कि इसका पोस्टीरियर व्यू कहलाएगा। ठीक है, ये पोस्टीरियर व्यू होगा और ये एंटीरियर व्यू होगा।
अगर आप इसको पोस्टीरियर व्यू से देखते हैं तो आपकी नज़र सीधा यहाँ से होती हुई टीथ तक जाएगी, यानी यहाँ पर अंदर की तरफ पोर है। लेकिन अगर आप इसको लेटरल व्यू, ये जो अभी इस वक्त आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं, ये इसका लेटरल व्यू है। लेटरल व्यू से आपको लगता यूं है कि ये फेनेस्ट्रेशन बहुत छोटी हो गई है, टेम्पोरल फेनेस्ट्रा बहुत छोटा हो गया। ये देखिए उन्होंने साथ लिखा भी हुआ है कि ये पार्शियल व्यू है। ये स्कल में आने वाले वो चेंजेस हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स को दर्जा बदर्जा ग्रेजुअली कनेक्ट करने के जो है वो काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए लेटर काइनोडोंट। लेटर काइनोडोंट में जो आप बाकी तमाम बातों को छोड़ें, एक और चीज देखिए यहाँ पर इन्हीं स्कल्स में, एक और चीज देखिए, हिंज की पोजीशन। ये हिंज है, यहाँ पर हिंज थोड़ा सा और नीचे आया, यहाँ पर हिंज जो है वो बिल्कुल, ये इसका जबड़ा जो यहाँ पर आप देखिए स्कल के अपर और लोअर जॉ में ज्यादा डिस्टेंस नहीं था। यहाँ स्कल का अपर और लोअर जॉ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि अपर जॉ या स्कल का जो अपर पोर्शन है वो निचले जॉ से कितना ज्यादा अवे मूव कर गया है, यानी यहाँ से स्कल का पार्ट शुरू हो रहा है और जॉ बहुत आगे चला गया है। इसी तरीके से एक और चीज जो आपको नजर आती है वो हिंज है। हिंज जो है वो और पीछे को जा चुका है। ठीक है, अब लेटर काइनोडोंट में देखिए, लेटर काइनोडोंट में ये एक ओरिजिनल हिंज था, एक न्यू हिंज है। अब ओरिजिनल हिंज और न्यू हिंज, इनमें क्या फर्क है? अब बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात। देखिए, जो मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूं। जी, जो जो तो था ना, जिसको आप कहते हैं कि जो स्पॉटलाइट, अच्छा मुझे लगता है मैंने ना एक गलती कर दी है, मेरी वीडियो ना रिकॉर्ड होने रुक गई इसको। अच्छा जी, जो ओरिजिनल हिंज है ना, उसमें आप ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल हिंज, जो ओरिजिनल जोड़ था, उसमें स्कल की दोनों हड्डियां एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती थी। बस वो स्कल का एक कब्जा था जिस पे वो जुड़ी हुई थी, लेकिन वो हिंज एक दूसरे को इस तरह क्रॉस नहीं करता था कि ये नीचे वाला हिस्सा दूसरे में आके ऐसे अड़ जाए। आपको पता है रेप्टाइल्स जो हैं ये इतने बड़े बड़े माउथ कैसे खोल लेते हैं? कभी आप उसको देखें, कैमिलियन जो गिरगिट होता है, क्रोकोडाइल, डायनासोर्स, लिजर्ड्स, अगर इनमें उस तरह का बोनी हिंज होता जो मैमल्स में है तो ये जरा सा मुंह खोलते और मजीद इनका मुंह ना ओपन हो सकता। जबकि क्रोकोडाइल जो है वो तकरीबन 90 डिग्री एंगल बना लेता है, मतलब 45 कह ले, तकरीबन 45 डिग्री एंगल बना लेता है अपने लोअर जॉ की निस्बत अपने अपर जॉ का। जो कहने यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ बेसिकली वो ये है कि जो पुराना हिंज था वो जॉ को बहुत वाइड ओपन करने का जो है वो जरिया था। लेकिन अब यहाँ पर आप देखते हैं, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, यहाँ पर आप देखते हैं कि जब न्यू हिंज की फॉर्मेशन होती है, जब यहाँ पर न्यू हिंज की फॉर्मेशन होती है तो ये जो न्यू हिंज है ये उस लोअर जॉ की मूवमेंट को लिमिटाइज कर देता है। लेकिन लिमिटाइज करने के साथ साथ यहाँ क्या आ जाता है, वैरायटी ऑफ टीथ आ जाती है। यहाँ इतनी वैरायटी ऑफ टीथ आ जाती है कि अब यहाँ पर कौन सा बिहेवियर डेवलप हो जाता है, च्यूइंग का। यहाँ पर च्यूइंग का बिहेवियर डेवलप हो जाता है, नाक के स्वॉलोइंग का। आपको पता है कि कोई भी रेप्टाइल ऐसा नहीं है जो अपने दांत यूज करके च्यू करता हो, चबाता हो। कोई भी रेप्टाइल ऐसा नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो एक जोर से माउथ ओपन करते हैं और अपने जबड़ों की फोर्स यूज करते हुए उस ऑर्गेनिज्म को सिर्फ क्रश करके निगल लेते हैं। जैसे क्रोकोडाइल है, चबाएगा कभी नहीं वो, क्रोकोडाइल चबाता नहीं है, सिर्फ स्वॉलो करता। ठीक है, अब क्रोकोडाइल अगर चबाता नहीं है, सिर्फ स्वॉलो करता है, तो वो असल में उसके पीछे रीजन यही है कि उसके जो टीथ सेट है वो वाला नहीं है जो कि मैमल्स वाला है।
मैमल्स के पास अगर जबड़े की मूवमेंट लिमिटाइज्ड भी है ना, तब भी उसके पास जो टीथ का सेट है वो इतना स्पेशलाइज हो चुका है कि अगर वो च्यू कर लेता है तो वो अपने फूड को बहुत फाइन पार्टिकल्स में चेंज करने की जो है वो क्वालिटी रखता है। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है। अगर फूड को बहुत फाइन पार्टिकल्स में डाइजेस्ट कर ब्रेक कर दिया जाए तो फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर है जो मैमल्स में आया है। यहां पर आप देखिए, द टेम्पोरल फेनेस्ट्रा इज नॉट विजिबल इन दिस और बिलो का टेम्पोरल फेनेस्ट्रा गायब है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं टेम्पोरल फेनेस्ट्रा का फंक्शन क्या था। टेम्पोरल फेनेस्ट्रा का फंक्शन ये था कि इसमें से मसल्स का एक बैंड गुजरता था। और कीजिएगा, यहां से मसल्स का एक बैंड गुजरता था इस तरह। ये जो मसल्स का बैंड इसके अंदर से गुजरता था ना, ये मसल्स का बैंड इसकी मूवमेंट को इस जबड़े की मूवमेंट को पॉसिबल बनाता था। ये सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। यहां पर जी, यहां पर जो मसल्स का बैंड है ना, जो इसके अंदर से गुजर रहा है, बेसिकली ये मसल का बैंड इस फेनेस्ट्रेशन के अंदर से गुजर रहा है। ये इस कल में जबड़े की मूवमेंट ऐसे, मतलब ये जबड़ा ओपन भी इसी के जरिए होता था और वापस भी इसी के जरिए आता था। अब ये फेनेस्ट्रेशन यहाँ मौजूद है, यहाँ पर भी मसल मौजूद है, तो यहाँ पर स्कल जो है वो ऊपर को भी उठ सकती है, वापस भी आ सकती है। अब जब आगे आगे हम जाते हैं तो हमें पता ये लगता है कि हमें इस फेनेस्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ये जो न्यू हिंज है, इसने हमें इस मसल को मूव करने, मतलब इस मसल को मूव करने की अब हमें ज़रूरत ही नहीं रही। वो मसल जो इस पोर में से गुजर रहा है, अब हमें इस मसल को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि इस न्यू हिंज की वजह से अब हमें उतना माउथ ओपन करना ही नहीं पड़ता। अब हमें उतना माउथ ओपन करना ही नहीं पड़ता। तो इस वजह से ये जो ओरिजिनल हिंज है, जिसका ताल्लुक किसके साथ था, जो फेनेस्ट्रा के साथ काम करता था, अब ये ओरिजिनल हिंज गायब हो गया है और उसकी जगह न्यू हिंज बन गया है। और ये वो न्यू हिंज है जो कि अब तमाम मैमल्स में प्रेजेंट है। ये अब तमाम मैमल्स में प्रेजेंट है। मैं अब आपको एक बड़ी दिलचस्प बात यहाँ बताता हूँ। अगर आप रेप्टाइल्स को देखते हैं ना, तो ज्यादातर रेप्टाइल्स अपना ऊपर वाला जबड़ा ओपन करते हैं, ऊपर वाले जबड़े को ऊपर की तरफ मूव करते हैं। जो मैमल्स हैं उनमें ज्यादातर मैमल्स नीचे वाले जबड़े को मूव करते हैं। ये जो चेंज आया है, ये वही चेंज है जो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा और हिंज के चेंज की वजह से आया। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है, और कीजिएगा मेरी बात के ऊपर, वी हैव रूडिमेंट्री हिंज। हमारे पास वो हिंज अब तक मौजूद है जो रेप्टाइल्स में था। यानी मैंने भी क्या कहा, एक नया हिंज बनाया यहाँ पे। लेकिन वो हिंज जो हमारे एंसेस्टर्स में मौजूद था, उसकी बाकियात अब भी मौजूद हैं ह्यूमन में। इसका मतलब ये है कि ये जब आप कनेक्शन करते हैं तो आपको रेप्टाइल्स और मैमल्स के दरमियान में स्कल्स का जो कनेक्शन है वो एक वाज़ेह तौर पर आपको नज़र आता है कि दीज आर एक्चुअली द एंसेस्टर एंड दीज आर एक्चुअली इन द रिलेशनशिप ऑफ एंसेस्टर्स एंड डिसेंडेंट्स। ये वो रिलेशन उस रिलेशन में है। और ये जो स्कल्स हैं, ये हमें इस बात को समझने में सॉरी, ये जो फॉसिल्स हैं स्कल्स के, ये हमें एंसेस्टर और डिसेंडेंट सीक्वेंस अरेंज करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो ये है फ़ायदा जो हमें फॉसिल से मिलता है। आप लोग क्वेश्चन है तो बताइए, उतनी देर में जो है वो बुक ओपन कर लूँ। सर जी ये बेटा। जो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा है, इसका कोई लिंक टीथ के साथ हो सकता है कि रेप्टाइल्स में, जैसे आपने बताया, वो स्पेसिफिक टीथ नहीं थे जिसकी वजह से वो ग्राइंड नहीं कर सकते थे फूड को, और उनको कंप्लीट फूड अंदर लेके जाना होता था, तो उन्हें ऑब्वियसली अपना मुंह पूरा खोलना पड़ता था।
जबकि जो मैमल्स हैं उनमें वो स्पेसिफिक टीथ सेट हैं, तो उनको ग्राइंड कर दिया जाता है, मतलब वो कर सकते हैं। इस वजह से क्या ये लिंक हो सकता है इन दोनों में? जी, ये लिंक मौजूद है, ये लिंक मौजूद है। ये बात इनडायरेक्टली मैंने की थी, मैं डायरेक्टली दोबारा कर देता हूँ कि ये लिंक मौजूद है कि अगर वो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा का पोर मौजूद है तो वो मसल भी मौजूद है जो जबड़े की पावर को बहुत स्ट्रांग बना रहा है। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनमें कहा यह जाता है कि जो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा है वो अभी भी वर्किंग है, अभी भी बखूबी वर्किंग कर रहा है। और उनमें एक मैमल है जिसको आप हिपोपोटामस कहते हैं, जो इंतहाई लार्ज जॉ ओपनिंग करता है और उसकी जॉ ओपनिंग की पावर जो है वो इंतहाई स्ट्रांग है। उसके पीछे एक वजह यह भी है कि जो चंद मैमल्स हैं उनमें अभी भी ये वर्किंग है। यानी आप यूं कह लीजिए कि जो ग्रेजुअल चेंज आया है उसमें कुछ मैमल्स अब भी हैं जिनके कुछ कैरेक्टर्स अभी भी अपने एंसेस्टर्स यानी रेप्टाइल्स में मौजूद हैं। तो जो आपकी बात का जवाब है बेसिकली वो ये है कि टेम्पोरल फेनेस्ट्रा अगर उन ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है जिनमें टीथ डिफाइंड नहीं है तो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा बेसिकली उनको जॉ पावर प्रोवाइड कर रहा है, जॉ की वो पावर प्रोवाइड कर रहा है जिसके जरिए वो अपने फूड को क्रश कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर टेम्पोरल फेनेस्ट्रा नहीं है तो उसके ऑपोजिट हमें क्या फायदा है? हमें फायदा ये है कि हमारे पास टीथ का सेट मौजूद है और वो टीथ का सेट जो है वो हमें और उसके साथ साथ टेम्पोरल फेनेस्ट्रा हमारे अंदर से बिल्कुल तकरीबन जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो वो जो टेम्पोरल फेनेस्ट्रा ख़त्म हो रहा है वो बेसिकली इस वजह से कि हमारे पास अब वो पावर आ गई है, वो हिंज आ गए हैं जिसके ज़रिए हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। ठीक है, तो बिल्कुल ये कनेक्टेड हैं। तो सर वो ऑर्गेनिजम्स जो फूड ग्राइंड नहीं कर सकते, उनका क्या एसोफेगस बहुत बड़ा होता होगा और उन पे तो एंजाइम्स उस तरह से उस एफिशिएंसी से एक्ट भी नहीं कर पाते होंगे ना जो ग्राइंडेड फूड पे करते हैं। आप देखें ना, अब ये जो फूड होता है क्रोकोडाइल का फूड जो है वो इंतहाई जो है वो बड़े जानवर होता है। तो जब ये एक दफ़ा अपना फूड निगल लेता है ना तो उसके बाद ये खुश्की पे आके बिल्कुल ऐसे जैसे वो कहते हैं ना पी गया है, उस तरह आके बिल्कुल पड़ जाता है। इनको आप ना बल्क ईटर्स कहते हैं। जैसे रेप्टाइल्स में एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ स्नेक की। स्नेक में भी आप देखिए इतना बड़ा जबड़ा खोलता है और अपने से कई गुना बड़ा जानवर खा जाता है। अब ये जो होता है एनाकोंडा, ये अपने से कई गुना बड़ी विड्थ का जानवर खा लेता है, हिरन जैसा, और उसके बाद 4 महीने पड़ा रहता है। अब वो पड़ा हुआ है, उसके लिए वो फूड 4 महीने के लिए काफ़ी है। और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर उसकी डाइजेशन का लेट होना है, वो लेट डाइजेस्ट हो रहा है। उसको वो जो उसमें वो जो एक्टिविटी चाहिए, शायद उनका जो एसिड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो उतनी देर में उस फूड को जो है वो कर देता है, नरम भी कर देता है, डाइजेशन भी पॉसिबल बना देता है। लेकिन ये बल्क ईटर्स जो होते हैं ये एक दफ़ा खाना खा के उसके बाद सुकून से बैठ जाते हैं। फिर इनको जो है वो वही बात है कि इनको हिलाना और इनको तंग करना जो है वो जितना मर्जी आप कर लें, ये आम तौर पर उठते नहीं हैं। ये एक बहुत ही छोटे से ब्रेक पे चले जाते हैं, कहते हैं मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी बेटा। ये देखिए ये लिखा हुआ है। जी बोलिए 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 सो। जी सर यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि जो हिंज होता है वो नेचर में सिलेक्टेड हो गया और बाकी जो होते हैं टेम्पोरल वगैरह वो डिलीटेड हो गए हैं, जैसे बाकी कैरेक्टर डिलीट हो जाते हैं। नहीं नहीं, डिलीट नहीं हुआ। जो हिंज है वो मैमल्स में ज़रूर हुआ है, मैमल्स में वो ज़रूर डिसअपियर हुआ है, लेकिन अगर आप उसमें रेप्टाइल्स को देखते हैं तो उनमें तो नहीं हुआ। वो जो हिंज है, पुराना हिंज, और जो फेनेस्ट्रेशंस हैं, आपको पता है टर्टल्स अगरचे रेप्टाइल्स हैं लेकिन वो एनेप्सिड्स हैं, उनमें जो वो टेम्पोरल फेनेस्ट्रेशन का पोर है वो भी नहीं है। वो और तरीके से उनकी स्कल बिल्कुल ही डिफरेंट है, बाकी रेप्टाइल से भी डिफरेंट है, मैमल से भी डिफरेंट है। तो जो टर्टल्स हैं वो एनेप्सिड्स हैं, अभी भी जो रेप्टाइल्स हैं वो डायप्सिड्स हैं, और ये जो साइनेप्सिड्स हैं वो आगे मैमल्स में आ जाते हैं। तो मैमल्स की हद तक तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो एक कैरेक्टर है वो सेलेक्ट कर लिया गया, मैमल्स ज़्यादा कामयाब हो गए। लेकिन मैमल्स के कामयाब होने में बेसिकली सिर्फ स्कल का काम तो है ही नहीं, सिर्फ स्कल का काम तो नहीं है। मैमल्स से कामयाब होने में तो और बहुत सी चीज़ें हैं।
तो ये तो सिर्फ एक कनेक्शन के तौर पर है, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन में मैमल्स के लिए अगर ये कैरेक्टर सिलेक्ट हो गया है तो हाँ, इनमें ये जो है वो एक सिलेक्टेड फीचर है जिसके बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि मैमल सर्वाइव कर रहे हैं। ये बेटा आपके ना टीम्स के फाइल्स में पड़ी हुई है बुक। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने यहाँ नहीं बताया हुआ, रेप्टाइल्स में बताया हुआ, मैं उसमें देख लेता हूँ। ये यहाँ पर ये देखिए, अब ये डायप्सिड है, ये एनेप्सिड है, गौर कीजिए, ये एनेप्सिड है, इसमें सिर्फ आई ऑर्बिट है। ये साइनेप्सिड है, ये वो साइनेप्सिड है जो हम पढ़ के आए हैं जिनमें टेम्पोरल फेनेस्ट्रा इनिशियली था। उसके बाद देखिए ये डायप्सिड हैं जिनमें 2 पोर्स हैं। तो कुछ रेप्टाइल इस कैटेगरी में भी फॉल करते हैं, लेकिन कुछ रेप्टाइल इस कैटेगरी में भी फॉल करते हैं। यहाँ मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप साइनेप्सिड की बेस पे या डायप्सिड की बेस पे या एनेप्सिड की बेस पे रेप्टाइल को कैरेक्टराइज करते हैं, नहीं। रेप्टाइल्स को कैरेक्टराइज डिफरेंट चीज़ों पे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स जो हैं उनके पास कप्युलेटरी ऑर्गन है, उनको जो एम्फीबियंस की तरह रिप्रोडक्शन के लिए पानी में नहीं जाना पड़ता। एम्फीबियंस को आप एम्फी क्यों कहते हैं? एम्फी का मतलब डुअल कैरेक्टर है, फूड खुश्की से लेना, पानी से क्या लेना, पानी में क्या करना, रिप्रोडक्शन। बिल्कुल ऐसे जैसे ब्रायोफाइट अपना फूड जो है वो डेवलप करते हैं खुश्की पे, ठीक है, या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे बड़ी कामयाबी से रह सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनको कोई ना कोई वाटर सोर्स चाहिए होता है स्पर्म को एग तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इस वजह से उनका भी बिहेवियर एम्फीबियस कहलाता है। बिल्कुल ऐसा ही एम्फीबियंस ये रेप्टाइल्स इस वजह से हैं कि एक तो उनकी स्किन स्केली होती है, स्केल्स होते हैं स्किन के ऊपर, जैसे स्नेक्स है, जैसे क्रोकोडाइल है। नंबर 2 कॉपुलेटरी ऑर्गन है। नंबर 3 उनके पास एमनियोटिक मेम्ब्रेन है जो उनके एम्ब्रियो को कवर कर रही है। इसके ऊपर डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। एमनियोटिक मेम्ब्रेन है। और मिलर हार्ले में रेप्टाइल्स की जो क्लासिफिकेशन है उसमें इसको भी बताया गया, ठीक है। तो रेप्टाइल्स, कोई भी रेप्टाइल इस वजह से रेप्टाइल नहीं कहला रहा कि वो डायप्सिड है या वो एनेप्सिड है। ये सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के रिलेशन हमने बनाए हैं कि फॉसिल से रिलेशन किस तरह बन सकते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया स्कल का स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। जी बेटा, ये सवाल स्टॉप।